Welcome to the future. तो लास्ट टाइम हमने जो बात की थी वो HTML और CSS की मैंने इंट्रोडक्शन की बात की थी। जैसे कि हमारे पास ये टेबल्स थे, हमने टेबल्स की बात की थी और इसके अलावा हमने CSS की टाइप्स डिस्कस की थी, जैसे कि फॉर एग्जांपल इनलाइन, और हमने इंटरनल पढ़ ली थी। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप होती है CSS की वो होती है एक्सटर्नल टाइप। ठीक है, अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा जो कि इम्पॉर्टेंट है। HTML के अंदर हमने टेबल्स को डिस्कस किया था। अब टेबल्स के बाद हमारे पास जो है आते हैं कुछ एलिमेंट्स, जिसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल एलिमेंट्स लिख देता हूँ, उसको मैं सिंपल elements.html। ये मैं अलग फ़ाइल बना रहा हूँ और इसी फाइल को ब्राउज़र पे रन कर लेते हैं कॉपी पाथ करके यहाँ पे इसी के बराबर में, और इसको हम हटा देते हैं। अच्छा जी, अब मुझे क्या करना है, अब मैं यहाँ पे आके सबसे पहले आपके सामने डिस्कस करूँगा क्या चीज़। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ HTML एलिमेंट्स लिख देते हैं, HTML एलिमेंट्स। ठीक है, अब मैं कौन कौन सा एलिमेंट्स डिस्कस करूँगा। मैंने टेबल्स तक लास्ट टाइम कर लिए थे प्रीवियस क्लास में। अब मैं आज डिस्कस करूँगा आप लोगों के सामने इनलाइन एलिमेंट्स एंड ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। ठीक है, अच्छा, ये होते क्या हैं, इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या होते हैं। देखो, इनलाइन एलिमेंट्स हम उसे कहते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक ही लाइन के अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स बनाओ और वो तमाम एक ही लाइन में आए, वो कहलाते हैं इनलाइन एलिमेंट्स। किस तरह से, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक एंकर टैग और इसके अंदर मैंने लिख दिया होम, इसी तरह मैं इसको ऑल्टर शिफ्ट डाउन करके यहाँ पे एक बनाता हूँ अबाउट, एक बनाता हूँ यहाँ पे गैलरी, और अब इसको जाके यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते हैं। तो ये देखें मेरे पास ये तीनों जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास, ये तीनों एलिमेंट्स, क्योंकि मैंने ये अलग अलग बनाए, यहाँ देखिएगा ज़रा गौर करिएगा, एक ऊपर बनाया उसके बाद दूसरी लाइन में फिर तीसरी लाइन में। ठीक है उसूलन अगर आप समझें तो ये अलग लाइन में आना चाहिए था, ये अलग लाइन में आना चाहिए था, ये अलग लाइन में आना चाहिए था। ठीक है, लेकिन ये तीनों एक ही लाइन में आ रहे, तो इसका मतलब क्या है कि ये इनलाइन एलिमेंट्स हैं। इनलाइन एलिमेंट्स का अब मतलब आपको समझ में आ गया होगा, ऐसे एलिमेंट्स जो कि एक ही लाइन में आए। ठीक है, मतलब पहला एलिमेंट ये है, अब इसी के आगे दूसरा एलिमेंट आ रहा है, उसी के आगे तीसरा एलिमेंट आ रहा है। ठीक है, तो ये इनलाइन एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब अगर मैं बात करूं ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स की, तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के अंदर आपके पास, अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे बनाता हूँ पैराग्राफ, और इस पैराग्राफ में मैंने फॉर एग्जांपल सिर्फ अपना नाम लिखा है, अभी मैं कोई बड़ा पैराग्राफ नहीं बना रहा, यहाँ मैंने कुछ और नाम लिख दिया और यहाँ मैंने कुछ और नाम लिख दिया, तीन नाम लिखे हैं और तीनों अलग अलग मैंने एलिमेंट्स लिए हैं पैराग्राफ के। ठीक है, अब इसको रन करूंगा तो देखिएगा Ctrl+R, ये देखें क्या समझ में आया कि इनलाइन एलिमेंट्स जो होते हैं वो तीनों एक ही लाइन में चलते हुए आ रहे हैं, और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स जो होते हैं वो आपके पहला एलिमेंट पूरी लाइन में आएगा, एक ये पूरी की पूरी लाइन कवर कर रहा है, यहाँ से लेके ये पूरी लाइन यहाँ तक राइट साइड तक पूरी लाइन कवर कर रहा है। इसी तरह ये अगला पैराग्राफ का एलिमेंट ये पूरी इस लाइन को कवर कर रहा है। इसी तरह ये थर्ड एलिमेंट ये पूरी एक लाइन को कवर कर रहा है। इसको और ज़्यादा मज़ीद अच्छे तरीके से डिफाइन करने के लिए मैं क्या करता हूँ, सिंपल अभी यहाँ पे आके एक स्टाइल लगा के बॉर्डर लगा देता है 2px सॉलिड ब्लैक, और इसी को हम कॉपी कर लेते हैं ताकि सब जगह ये बॉर्डर्स लगा दें। ये कौन सी CSS है, इनलाइन CSS। ठीक है, इनलाइन CSS लगा रहा हूँ मैं ये, और यहाँ पे आके भी लगा देते हैं। अब देखिएगा ज़रा फर्क देखिएगा, ये देखें ये इनलाइन एलिमेंट्स हैं तो होम
आपका यहाँ पे आ रहा है, अबाउट यहाँ पे आ रहा है, गैलरी यहाँ पे आ रहा है। इनकी आपकी रेंज है वो कहाँ पे, एक ही लाइन में बस इतनी सी है जहाँ तक ये लिखा हुआ है। इसी तरह ये और इसी तरह ये, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम ब्लॉक लेवल एलिमेंट की बात करें तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट के अंदर हर एक एलिमेंट, ब्लॉक वाला जो पैराग्राफ का एलिमेंट है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट कहलाता है। और हर एक एलिमेंट जो आपका बना हुआ है यहाँ पे, वो पूरी एक लाइन को कवर कर रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ और है कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट के अंदर आपके पास, अच्छा जी, तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट के अंदर हमने क्या देखा कि हर एक जो एलिमेंट है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट, वो पूरे के पूरे ब्लॉक को कवर कर रहा है स्टार्ट से लेके एंड तक। और जो इनलाइन एलिमेंट होते हैं वो आपके सिर्फ और सिर्फ जितना उनके अंदर टेक्स्ट होगा उतनी ही जो है वो जगह को, स्पेस को लेंगे। अगर मैं यहाँ पे आपको डिफरेंस बताऊँ इनका, या मैं लिख देता हूँ सिंपल, या मैं HTML ट्यूटोरियल लिख देता हूँ, W3 स्कूल, आपने भी यहीं से देखना सारी चीज़ें ना। मैं आपको ये वेबसाइट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बेहतरीन जो है वो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप तमाम चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छी गाइडलाइन देगा, यहाँ पे अपडेटेड चीज़ें आपको मिलेंगी। तो मैं इसलिए ज़्यादातर इसको प्रेफर करता हूँ, जो भी लोग डिस्कस करते हैं ना। अच्छा, यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं डिव, और ये रहा ब्लॉक लेवल एंड इनलाइन। अब इसकी डेफिनेशन देखने के लिए मैंने ये वेबसाइट खोली है आपके सामने, ताकि आप जो है लिख सकें अपने पास की पॉइंट्स को, और आपको समझ में भी आ जाएगा। देखें ब्लॉक लेवल और इनलाइन में क्या फ़र्क है। वो कह रहा है कि एवरी HTML एलिमेंट हैज़ अ डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले वैल्यू, ठीक है। हर एलिमेंट की डिस्प्ले वैल्यू अलग, डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले वैल्यू होती है जो उसकी डिफ़ाइन हुई होती है, और डिपेंड करती है कि किस टाइप का एलिमेंट है। सिंपल कह रहा है वो। अब दो टाइप्स हमारे पास मौजूद होती हैं डिस्प्ले करवाने के लिए एलिमेंट्स की, कौन कौन सी, ब्लॉक लेवल और इनलाइन। अब ब्लॉक और इनलाइन में क्या फ़र्क है, देखें। सबसे पहले ब्लॉक का बता रहा है वो कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट जो होते हैं वो स्टार्ट होते हैं हर एक न्यू लाइन से। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि हमने एक पैराग्राफ का ये एलिमेंट बनाया था, इसने ये वाली स्पेस ली, जैसे ही मैंने दूसरा पैराग्राफ का एलिमेंट बनाया तो वो न्यू लाइन से स्टार्ट हुआ। पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा। दूसरा, अच्छा, ब्लॉक लेवल एलिमेंट, मैंने आपके सामने पैराग्राफ बनाया, दूसरा आपके सामने डिव बनाया, ठीक है। हाँ भाई, क्वेश्चन है? माइक बंद करो अपना बेटा। तो ये आपके सामने दोनों ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ठीक है। अच्छा, अब पी पैराग्राफ को डिफाइन करता है, आपको पता है, और डिव जो है अभी नहीं पढ़ा है, मैं डिव पे आने वाला हूँ। तो ये देखें, पैराग्राफ एलिमेंट जो उसने बनाया हुआ है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, और मैंने भी यही बनाया आपके सामने, तो ये पूरी स्पेस ले रहा है। इसी तरह ये डिव वाला पूरी स्पेस ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी हमारे पास वही काम हो रहा है। जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है वो आपके पास पूरी की पूरी स्पेस लेता है एक लाइन की, और ये दूसरा एलिमेंट स्पेस ले रहा है। इसी तरह तीसरा एलिमेंट आपका स्पेस ले रहा है, हर एक न्यू लाइन से स्टार्ट हो रहा है। चौथा पैराग्राफ बनाऊंगा वो भी नई लाइन से स्टार्ट होगा और अपनी स्पेस लेगा। इसी तरह अगर हम इनलाइन एलिमेंट की बात करें तो स्क्रॉल डाउन करता हूँ थोड़ा सा, बाकी ये देखें यहाँ पे आपके सामने ये तमाम के तमाम कौन से ब्लॉक लेवल एलिमेंट हैं। कुछ मैं आपको पढ़ाऊंगा, कुछ आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा, तो आप लोगों ने करना, ठीक है। अच्छा, इनलाइन एलिमेंट्स में आ गए। इनलाइन एलिमेंट्स के अंदर हमारे पास स्पैन का एलिमेंट होता है। ऐसे ही हमने एंकर बनाया भी, एंकर भी इनलाइन एलिमेंट होता है, जो कि हमने पढ़ा था पहले। तो स्पैन का टैग क्या करता है, अगर मैं स्पैन के अंदर हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ तो ये आपके पास जब प्रिंट होके आएगा तो ये इस तरीके से ही आएगा, जैसे मैंने यहाँ पे होम, अबाउट और गैलरी लिखा है। अगर मैं स्पैन के अंदर अलग अलग टेक्स्ट डालूंगा वो भी इसी तरीके से आएगा, ठीक है। तो इनलाइन एलिमेंट जो एक ही लाइन में चलता हुआ रहा है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट जो हर एक न्यू लाइन से स्टार्ट होगा। सिंपल ये डिफरेंस है इसके अंदर, ठीक है भाई। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है। हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट होता है जिसे हम कहते हैं डिव। अब ये डिव क्या है भाई, इसका पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। डिव क्या है, यहां पे हमने यहां जाते हैं और ये देखें नीचे डिव आ रहा है। अच्छा जी, डिव एलिमेंट किस तरह यूज होता है, कह रहा है डिव एलिमेंट एज अ कंटेनर यूज होता है HTML के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब कंटेनर क्या होता है। कंटेनर फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़, आप किसी भी चीज़ कंटेनर के अंदर कोई चीज़ रखते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप शूज़ का कंटेनर रख लो, आप जो है वो, इसके अलावा आप अपनी एक्सेसरीज के कंटेनर रख लो, मोबाइल के कंटेनर रख लो, ठीक है। तो एक कंटेनर आपने बनाया और उसके अंदर
सारा सामान रख दिया, ठीक है। किसी भी सामान को रखने के लिए जो है कंटेनर यूज़ होता है। इसी तरह डिव भी आपका इसी तरीके से यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल आप एक पूरे के पूरे कोड को एक डिव के अंदर डाल दो और उस डिव को कोई नाम दे दो, तो वो उसी नाम से पूरा कंटेनर जाना जाएगा, ठीक है। तो डिव एज अ कंटेनर कोड को रखने के लिए यूज़ होता है। अब सिंपल यहाँ देख लेते हैं, डिव एलिमेंट इज बाय डिफॉल्ट अ ब्लॉक लेवल। डिव की क्या है बाय नेचर, बाय डिफॉल्ट क्या है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ठीक है। मीनिंग दैट इट टेक्स ऑल अवेलेबल विड्थ, ये तमाम की तमाम विड्थ ले लेता है जो भी आपके ब्राउज़र पे होती है, ठीक है। जहाँ तक इसका जो स्पेस होती है, रेंज होती है, फॉर एग्जांपल एक पूरा ब्लॉक कवर करता है, जैसे कि आपको पता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो ये पूरा का पूरा एक ब्लॉक को कवर करता है। तो इसीलिए ये पूरा ब्लॉक जब कवर करता है तो सारी विड्थ ले लेता है, ठीक है। एंड कम्स विद द लाइन ब्रेक्स बिफोर एंड आफ्टर, और जहाँ पे इसका ब्लॉक ख़त्म होता है तो उसके बाद ये हर एक न्यू लाइन से स्टार्ट होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं दूसरा डिव बनाता हूँ तो वो उस डिव के नीचे से स्टार्ट होगा, उसके अंदर नहीं जाएगा या उसके बराबर में नहीं आएगा, ठीक है। तो जैसे भी हमने पैराग्राफ बनाया था वो भी इसी तरीके से था। अब यहाँ देखें, यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है लॉरम इप्सम, उसके बाद एक डिव बनी हुई है यहाँ से लेके यहाँ तक, उसके बाद यहाँ पे एक अलग टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो इसका जो हमारे पास आउटपुट होगा वो इस तरीके से शो करवा रहा है कि लॉरम इप्सम आपका ऊपर आया, उसके बाद जो डिव बनी हुई थी, डिव कहाँ से स्टार्ट हुआ, न्यू लाइन से, और उसके बाद एक नया टेक्स्ट आपके पास आ गया, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास डिव कहलाता है। अब हम यहाँ पे बना लेते हैं अपनी डिव। हम अपने कोड में गए, हमने यहाँ पे लिखा डिव एलिमेंट, इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ ज़रा, और यहाँ पे कंट्रोल आर किया, बहुत ज़्यादा ही यार स्लो हुआ है मेरा पीसी, बहुत ही स्लो हुआ है। ये देखें, ये आपके पास एक क्या आ गई, डिव आ गई, ठीक है। यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा ये डिव का ब्लॉक लेवल एलिमेंट आ गया। पहले हमने 3 पैराग्राफ बनाए थे, तीनों ब्लॉक लेवल एलिमेंट हैं। इसी तरह यहाँ पे एक डिव का एलिमेंट बनाया, ये भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, हर एक नई लाइन से स्टार्ट होगा, ठीक है। अच्छा, अब ब्लॉक लेवल एलिमेंट डिव जो है वो कहाँ पे यूज़ किया जाता है, देखें मैंने आपको बताया कि एज अ कंटेनर इसको यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि यार इस पूरे के पूरे ऊपर वाले कोड को कहाँ रख दूँ, डिव के अंदर डाल दूँ, तो मैं डाल सकता हूँ आराम से, क्योंकि ये कंटेनर है। मैंने यहाँ से इसको हटाया और मैंने इसको यहाँ से कंट्रोल एक्स किया, कंट्रोल एक्स मतलब कट, और यहाँ पे लाके इसको क्या कर दिया, पेस्ट, सिंपल। और मैंने यहाँ पे लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा H1 के अंदर H1, और यहाँ लिख दिया मैंने डिफरेंस बिटवीन इनलाइन एंड ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। और यहाँ जाके जब मैंने इसको रन किया तो ये देखें आपके पास एक डिव स्टार्ट हुई और उस डिव के अंदर ये हेडिंग आई पहले, और उसके बाद ये तमाम चीज़ें हमारी यहाँ पे शो हो गई। अच्छा भाई, अभी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा कि यार डिव कहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो डिव स्टार्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल इसको भी बॉर्डर दे दूंगा, तो आपको एक अच्छी सी एक आउटलाइन नज़र आ जाएगी, तो आप उससे समझ जाएंगे डिव आपकी कहाँ से स्टार्ट हो रही है। और इस डिव को जाके एक अलग सा कलर दे देते हैं थोड़ा सा ना, इसको थोड़ा सा मैंने इस तरीके से रेड टाइप का दे दिया और कंट्रोल आर किया, तो ये देखें ये हमारे पास, इसको ज़रा गौर करिएगा, जूम कर रहा हूँ, ये देखें ये मेरे पास डिव का चल रहा है। अच्छा, इसको रेड ही लिख देता हूँ, तो RGB है, तो यहाँ पे जाके मैं 255 लिख देता हूँ और यहाँ जाके 00 कर देता हूँ, तो ये रेड बन जाएगा, ठीक है। ये देखें ये मेरे पास डिव हो गई, ठीक है। ये डिव की मेरे पास वो आ रहा है, बॉर्डर आ रहा है, उसके बाद ये डिव के अंदर का टेक्स्ट आ रहा है सारा, उसके बाद ये मेरे पास इनलाइन एलिमेंट्स आ रहे हैं, और उसके बाद ये मेरे पास ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है भाई। तो ये मेरे पास क्या होते हैं, इनलाइन और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के दरमियान डिफरेंस होता है। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, अब हमने क्योंकि लिस्ट पढ़ लिया है और हमने एंकर्स पढ़ लिए हैं, और हमने क्या पढ़ लिया है, और हमने पढ़ लिया डिव और इनलाइन एलिमेंट्स। तो मैं क्या करूंगा, अब आपके सामने एक सिंपल सा लेआउट बनाऊंगा, छोटा सा बिल्कुल,
layout डॉट HTML के नाम से मैं यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ और इस फाइल के अंदर बॉयलर प्लेट लगाते हैं। कंट्रोल स्पेस बार से सजेशन आता है, आपको पता है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं लेआउट। अच्छा जी, अब इस लेआउट के अंदर मैं क्या करूँगा, इस लेआउट के अंदर सिंपल मैं बनाऊँगा एक नैव बार और एक बनाऊँगा हेडर। एक नैव बार बनाऊंगा और क्या बनाऊंगा, एक हेडर बनाऊंगा। अब ये नैव बार और हेडर क्या है, या यहाँ पे लिख दूं मैं बैनर। एक नैव बार बनाऊंगा, एक बैनर बनाऊंगा, ठीक है। ये क्या होता है देख लेते हैं जरा। अगर मैं यहाँ पे जाके लिखता हूँ दराज डॉट पी के, मेरे पास दराज की वेबसाइट खुलेगी। ये देखें वेबसाइट खुल गई। अब इस वेबसाइट के अंदर आपको कुछ नज़र आ रहा होगा। क्या नज़र आ रहा है, लॉगिन का बटन, साइन अप का बटन, और ये क्या नज़र आ रहा है, सर्च बार। ऊपर भी कुछ आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है ना, ये नैव बार कहलाता है। नैव बार का मतलब जहाँ पे आपको लिंक्स मिलते हैं वेबसाइट को नेविगेट करने के लिए। क्या करने के लिए, नेविगेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल नेविगेशन क्या कहलाता है, जैसे कि अगर मैं यहाँ से लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो मैं कहाँ चला जाऊँगा, लॉगिन की वेबसाइट पे लॉगिन के पेज पे चला जाऊँगा। साइन अप पे जाऊँगा, क्लिक करूँगा तो साइन अप के पेज पे चला जाऊँगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्लिक करके दिखा देता हूँ आपको। साइन अप पे मैंने क्लिक किया तो अभी क्लिक करता हूँ दोबारा, नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है। जैसे ही साइन अप पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे साइन अप के पेज पे ले जाएगा। अच्छा, नेविगेशन बार आपको पता है सिंपल क्या करता है, पेजेस को नेविगेट करवाने के लिए यूज होता है, पेजेस पे जाने के लिए यूज होता है। देखिए मेरे पास कौन सा पेज खुल गया, ये साइन अप का पेज खुल गया। अगर मैं यहाँ पे जाके लॉगिन लिखता हूँ तो ये लॉगिन का पेज खुल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो नेविगेशन बार सिंपल ये काम करता है। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम इसी तरीके से कोई नेविगेशन बार बनाएंगे। अब नेविगेशन बार बनाने के लिए मैं यूज करूंगा दो चीज़ों का। कौन कौन सी चीज़ों का, एक मेरे पास लिस्ट होगी, एक मेरे पास डिव होगा, एक मेरे पास जो होगा वो होगा इनलाइन CSS में यूज़ करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैंने क्या किया, मैंने सिंपल बनाई एक डिव, ठीक है। अच्छा जी, अब इस डिव के अंदर मैंने बनाई यहाँ पे लिस्ट, UL अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट बनाने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा LI और मल्टीप्लाई बाय 4 लिंक्स चाहिए मुझे अभी। यहाँ पे लिख दिया मैंने होम, अबाउट, गैलरी, कॉन्टैक्ट। ये 4 मैंने क्या बना दी, ये मैंने 4 जो है वो लिंक्स बना दिए। अब अगर मैं इनको रिफ्रेश करूंगा, रन करूंगा तो देखिएगा क्या होगा। कॉपी पाथ किया, यहाँ गए, इसको रन किया तो अभी देखिएगा मेरे पास ये किस तरीके से आएगा। देखिए मेरे पास ये लिस्ट की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है मुझे इसको, इस लिस्ट को सबसे पहले लिस्ट का स्टाइल ख़त्म करना है, ठीक है। उसके बाद मुझे कैसे चाहिए, मुझे चाहिए एक ही लाइन में, क्योंकि अभी आपको लिस्ट वाइज नज़र आ रहे हैं, हर एक न्यू लाइन से स्टार्ट हो रहा है। मुझे कहाँ चाहिए, एक ही लाइन में चाहिए। तो एक ही लाइन में करने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो यहाँ पे जाके इंटरनल CSS लगाऊंगा। उसके लिए आपको पता है क्या करना होता है, स्टाइल का एक टैग लगाना होता है। तो मैंने स्टाइल का टैग लगा लिया और मैंने यहाँ पे कहा कि UL जो है मेरे पास, उसका एक सेलेक्टर बनाओ। आपको पता है सेलेक्टर प्रॉपर्टी और वैल्यू पे हम क्या करते हैं, इंटरनल CSS यूज़ करते हैं, ठीक है। सबसे पहले सेलेक्टर आता है। सेलेक्टर मैंने क्या ले लिया, UL कौन सा वाला, ये वाला। मैंने कहा UL को टारगेट करो और उसके बाद यहाँ पे आओ और प्रॉपर्टी लगाओ कि लिस्ट स्टाइल। मैंने कहा लिस्ट स्टाइल क्या करो, नन कर दो। जो लिस्ट का स्टाइल है उसको क्या कर दो, ख़त्म कर दो। अब यहाँ आएंगे, रिफ्रेश करेंगे, ये देखें सबसे पहले क्या चलेगा, बुलेट्स चलेगा। अब ये नज़र आ रही है, लग रहा है कि लिस्ट है, ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा लिस्ट है, ठीक है। तो बुलेट्स हमने हटा दिए। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद एक चीज़ और करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे,
हम टारगेट करेंगे LI को, क्योंकि अभी मेरे पास ना ये एक ही चीज़ है, मतलब कि UL है और LI ये एक ही बने हुए और मल्टीपल नहीं बने हुए ना कहीं पे, तो मैं इनको आराम से टारगेट कर रहा हूँ। वरना इसके लिए मेरे पास क्लासेस और ID के सिलेक्टर्स आते हैं, वो मैंने भी आपको नहीं पढ़ा है। मैं बिल्कुल आपको बेसिक एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, वरना मैं आपको क्लासेस और ID जब पढ़ाऊंगा तो उससे और मज़ीद अच्छा अट्रैक्टिव लेआउट बनेगा और मज़ीद सिलेक्टर्स हम पढ़ेंगे ऐसा ऐसा, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें भी देख लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ आके मैंने कहा डिस्प्ले, इसका डिस्प्ले करो इनलाइन। क्या हो गया? इनलाइन हो गया डिस्प्ले, ठीक है, एक ही लाइन में आ गए सारे के सारे। अब उसके बाद क्या करना है, अब मैं चाहता हूँ कि यार ये ना यहाँ पे आ जाए, सेंटर में आ जाए, बीच में आ जाए। तो बीच में लाने के लिए मैंने आपको लास्ट टाइम एक प्रॉपर्टी बताई थी। वो प्रॉपर्टी क्या थी? वो प्रॉपर्टी क्या थी भाई? वो प्रॉपर्टी ये थी कि मैं यहाँ पे जाके डिव को टारगेट करता हूँ और मैं कहता हूँ मार्जिन 0 ऑटो। मार्जिन क्या करो? 0 ऑटो कर दो, टॉप बॉटम से 0 कर दो और लेफ्ट राइट से क्या कर दो? ऑटो कर दो। अच्छा, डिव को नहीं करना था, एक मिनट, आपको ये चीज़ मेक श्योर करनी पड़ेगी कि आप किस चीज़ को टारगेट करना चाह रहे हैं। कंटेनर को हम बीच में लाना चाह रहे हैं और कंटेनर को ही हमने टारगेट किया है। बीच में नहीं आ रहे हैं भाई, ये देखना पड़ेगा मुझे। वैसे तो यहीं से आना चाहिए, लेकिन फिर भी इस पे लगा के देख लेते हैं एक मरतबा। सही है, नहीं आएगा क्योंकि ये या तो डिफ पे आता है, डिफ टारगेट कर रहा हूँ, डिफ से नहीं आ रहा ये। चलो कुछ और, कोई दूसरी अप्रोच देख लेते हैं इसकी। नहीं आ रहा, मार्जिन 0 ऑटो, कुछ करना पड़ेगा। हाँ, मैं समझ गया क्या मसला है। देखें, प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम ये है, अगर मैं इसको जाके बॉर्डर दूंगा, इसको जाके अगर मैं बॉर्डर देता हूँ डिव को, 3px कर दिया मैंने, अभी देखिएगा बॉर्डर कितना आ रहा है? कंप्लीट आ रहा है पूरा, क्योंकि ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, आपको पता है। अब ये बीच में उस शर्त में आएगा जब मैं इसको, इसकी जो विद है ना उसको कम करूंगा। अभी मेरे पास विद कंप्लीट है और बीच में आ ही नहीं सकता, तो मुझे इसकी सबसे पहले विद ख़त्म करनी पड़ेगी, विद कम करनी पड़ेगी। तो उसको बीच में लाने के लिए मैं क्या करूँगा, विद असाइन करूँगा डिव को और मैं कहूँगा विद दे दो 500 पिक्सल्स। अब रिफ्रेश करूँगा तो ये देखें बीच में आ गया। तो इस तरह से ये बीच में आता है क्योंकि हमारे पास जो डिव बनी हुई है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ठीक है भाई। तो या फिर मैं इसको 500 पिक्सल्स के बजाय और अच्छी एक अप्रोच मेरे जहन में आई है, इसको मैं 50% कर देता हूँ। ये खुद स्क्रीन साइज़ के हिसाब से 50% ले लेगा, ये देखें, ठीक है भाई। अच्छा, अब देखें, अभी मेरे पास और भी मज़ीद चीज़ें हो रही हैं कि यहाँ पे जो ये जो नज़र आ रहा है आपको नेविगेशन बार, डिफ तो हमारी सेंटर में आ गई है दोनों तरफ से, लेकिन नेविगेशन बार के जो वो है ना हमारे लिंक्स हैं, वो एक साइड पे आ रहे हैं। तो इसको हमें ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, इसके लिए इसी मार्जिन 0 ऑटो को उठाता हूँ, Ctrl+C करता हूँ और यहाँ पे आके इस पर पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, इस पर ये काम नहीं करेगा, देखना पड़ेगा इसको। यहाँ से फिर हम इसको मार्जिन किसी और तरीके से दे देते हैं। इसको हम मार्जिन नहीं देंगे, इसको हम दे देते हैं लेफ़्ट मार्जिन अभी फ़िलहाल के लिए। मार्जिन किया मैंने और उसके बाद मैंने कहा कि मार्जिन लेफ़्ट कर दो, चलो इसको। और मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर एग्ज़ाम्पल 30px करके देखते हैं। थोड़ा सा बड़ा, 100px कर देते हैं। रिफ्रेश होने में बड़ा टाइम लेता है यार ये देखें,
थोड़ा सा बीच में आया। अब मज़ीद करूँगा तो ये थोड़ा सा और बीच में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे जाके 150 करता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है, 200 कर देते हैं। ये देखें, ठीक है। तो हमारा नेविगेशन बार कहाँ पे आ गया? बीच में आ गया। अच्छा, ये सिंपल जो है मैंने अभी बिल्कुल बेसिक बनाया, इसमें कोई मैंने इतनी ज़्यादा फनकारी नहीं की है, जो कि आप समझें कि बहुत अच्छी ट्रिक्स मैंने नहीं लगाई हैं। मैंने भी आपको बिल्कुल इस तरीके से बताया कि यार जो हम काम करते हैं उसमें हमारी CSS का कितना रोल है। HTML तो हमने बना ली, हमने div के अंदर इन तमाम टैग्स को डाल दिया। अब उसके बाद हमने क्या किया, हमने उसको किस तरह से यूज़ किया, आपको ये ट्रिक्स आनी चाहिए। ये हालांकि मैं आपको चाहता तो आपको एक अपडेटेड चीज़ बता के और उससे करके दिखा सकता था, लेकिन मसला इन दी एंड यही होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ ताकि आपको तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएं। अभी आपके सामने बिल्कुल बेसिक नेविगेशन बार बना है, मैं चाहूँ तो इसको और मज़ीद अच्छा कर सकता हूँ। आप बोलेंगे यार ये तो बहुत अच्छा हो गया, मैं क्लासेस और आईडी से इसको बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकता था, फिर आगे फ्लैग्स बॉक्स है वो पढ़ाऊँगा तो उससे तो इतना आसान हो जाएगा कि आप बोलोगे यार मतलब यही हम पहले पढ़ लेते। लेकिन आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए, तो मैं इसलिए स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ आपको। अच्छा, अब यहाँ पे आके हम एक चीज़ लगाना भूल गए, यहाँ पे एंकर टैग लगाना भूल गए, तो यहाँ पे सब जगह एंकर टैग लगा देते हैं। मल्टीपल कर्सर आपको पता है, ऑल्टर का बटन मैंने प्रेस किया, दोबारा बता देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया हुआ सिंगल कर्सर बना हुआ, मैं ऑल्टर का बटन प्रेस करूँगा, अब जहाँ जहाँ क्लिक करूँगा वहाँ वहाँ मल्टीपल कर्सर बन जाएंगे मेरे। और यहाँ पे आके मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे आगे ए लिखा, एंकर टैग का मुझे सजेशन दिया, एंटर कर दिया, ये एंकर टैग आ गया। मैंने क्या किया, इस लिस्ट को पूरा का पूरा यहाँ से कॉपी किया, Ctrl+X यहाँ से कट किया और यहाँ आके पेस्ट कर दिया, सिंपल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब देखते हैं कि यकीनन CSS सारी बिगड़ जाएगी। चलो अच्छी बात है, नहीं बिगड़ी क्योंकि एंकर उसके अंदर डले हैं। अब देखें यहाँ पे एंकर टैग जब मैंने लगाया तो ये सारे के सारे क्या बन गए, लिंक्स बन गए। और लिंक जो होते हैं उनके अंदर आपको पता है कि अंडरलाइन में क्या आ जाता है, अंडरलाइन उनकी देखें यहाँ पे शो हो जाती है। अच्छा, जूम इन कर रहा हूँ तो थोड़ा सा बिगड़ रहा है क्योंकि अभी ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए मैं आपको दूसरी अप्रोच बताऊँगा। तो अभी हमारे पास ये 100% पे सही चल रहा है, बिल्कुल ठीक है। और ये लिंक्स के नीचे देखें अंडरलाइन आई हुई है। अब इस अंडरलाइन को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे और एंकर का सेलेक्टर बनाएंगे और यहाँ पे आगे हम कहेंगे डिस्प्ले नहीं, एक मिनट, टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देते हैं इसको। ये देखें मेरे पास ये अंडरलाइन चली गई सबकी, देख रहे हैं यहाँ पे सिंपल सा टेक्स्ट बना हुआ आ गया। और टेक्स्ट बना हुआ है और ऊपर से ये जो है कलर भी इसका ब्लू आ रहा है। इसका कलर चेंज करने के लिए हम सिंपल इसका कलर लगा देते हैं। कलर हम यूज़ कर लेते हैं कोई अच्छा सा, ये लगा देते हैं, ये हमारे पास कलर आ गया। अच्छा, अब इसका फॉन्ट साइज भी बढ़ा देते हैं। फॉन्ट साइज लिखोगे यहाँ पे, देखो ये आ गया आपके पास, और मैंने कहा 40 पिक्सल्स कर दो, थोड़ा सा कम करते हैं, 30 पिक्सल्स करते हैं। ये मेरे पास फॉन्ट साइज आ गया। अच्छा, अब उसके हिसाब से हमें मार्जिन भी थोड़ा कम करना पड़ेगा। यहाँ से 30 पिक्सल्स बढ़ा है और वहाँ पे मार्जिन हमने कितना रखा हुआ है, तो इसको हम कर देते हैं 170। वन 150 कर लेते हैं, चलो ठीक है जी। तो ये हमारा तकरीबन सेंटर में आ गया, अभी भी थोड़ा सा आउट है, अब सेंटर में आया। तो ये हमारे पास सिंपल क्या बना, एक बेसिक नेविगेशन बार बना। इसी तरह हम क्या करेंगे, इसी तरह हमें जो है वो नीचे बैनर सेक्शन बनाना है। अब बैनर ऐड करने के लिए आपने देखा होगा, अगर मैंने अभी दराज की वेबसाइट दिखाई दी तो नीचे आपको एक सेक्शन शो हो रहा था। जैसे अगर हम दराज पे दोबारा चलते हैं तो होम पेज पे आपको एक सेक्शन नज़र आता है जिसके अंदर इमेज लगी हुई होती है या फिर कुछ स्लाइडर्स चल रहे होते हैं। तो वह आपका कौन सा सेक्शन कहलाता है, वो कहलाता है बैनर का सेक्शन। अभी ये खुल रहा है माशाल्लाह से, बहुत खूबसूरत नेट चल रहा है। ये खुल जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा, 50 घंटों में तो खुल जाती है वेबसाइट हमारे पास।
थोड़ा सा इग्नोर करिएगा इस चीज़ को, इंटरनेट की स्पीड बड़ी स्लो है मेरे पास, पता नहीं क्या मसला है इस वक्त। ये जो आपके पास सेक्शन नज़र आ रहा है ना, ये यहाँ से देखें, यहाँ से लेके और यहाँ तक, अभी मेरे पास ये बैनर ना लोड होने में टाइम ले रहा है, यही सेक्शन कहलाता है बैनर का सेक्शन। ऊपर नेविगेशन बार होता है, नीचे बैनर का स्लाइडर का सेक्शन होता है, या फिर हीरो सेक्शन बोलते हैं हम इसको, ठीक है। तो यही सेक्शन बनाने के लिए देखें, इमेज आ गई, यही सेक्शन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक अलग डिव बनानी पड़ेगी। अच्छा, अब उस कॉन्सेप्ट से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूँ क्लास का और आईडी का। सबसे पहले तो आप मुझे ये बात, कोई भी एक पर्सन माइक अपना ऑन करके मुझे बता दे कि ये सेलेक्टर और ये प्रॉपर्टीज़ और वैल्यूज़ का इनलाइन सीएसएस लगाने की जो है वो आपके पास ये तरीका समझ में आ गया, मुझे जल्दी से ओके करो। बस ठीक है, माइक ऑफ करो, फिर स्टार्ट करते हैं आगे दोबारा। अब यहाँ से अब मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो कि होगा इनलाइन क्लासेस का और आईडी का। तो वो मैं यहीं पे चलता हूँ एलिमेंट्स के अंदर, यहीं पे डिफाइन कर देता हूँ जो मैंने आपको चीज़ें बताई थी। अब यहाँ पे हम लिखते हैं क्लास एंड आईडी सेलेक्टर्स। ये भी सेलेक्टर्स ही हैं, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे सेलेक्टर्स को यूज़ किया था HTML के अंदर, यहाँ पे CSS के अंदर, ये सेलेक्टर्स थे हमारे पास UL का, LI का। जिस HTML के टैग को हमें टारगेट करना होता है, एलिमेंट को टारगेट करना होता है, हम क्या करते हैं उस एलिमेंट का नाम लिख के यहाँ पे, और उसके अंदर जो भी CSS की प्रॉपर्टी लगानी होती है उसकी प्रॉपर्टी और वैल्यू यूज़ कर लेते हैं, तो हमारे पास ये जो है पूरी CSS लग जाती है। तो ये क्या कहलाता है, हमारे पास सेलेक्टर कहलाता है HTML का वो एलिमेंट जिसके अंदर आप CSS अप्लाई करोगे, ठीक है, ये सेलेक्टर कहलाता है। तो इसी तरह आपके पास ये दो सेलेक्टर्स होते हैं, क्लासेस और आईडी, जो कि हमने अभी यहाँ पे लिखे हैं। अब क्लासेस का मतलब क्या होता है, क्लासेस का मतलब फॉर एग्जांपल आप क्लासेस के सेलेक्टर से हमेशा उन चीज़ों को टारगेट करते हो जहाँ पे आपने जो है एक ही क्लास को, मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि अगर मेरे पास मल्टीपल एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया div 1, एक एलिमेंट बना दिया, अभी मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, div 1 लिख दिया। इसी तरह मैंने यहाँ पे ऑल्टर शिफ्ट डाउन, div 2 हो गया, div 3 हो गया, div 2 div 3, ठीक है। और मेरे पास क्लास का नेम है, क्लास नेम है मेरे पास क्या, मैंने उसका नाम रख दिया फॉर एग्जांपल। अच्छा, क्लास को इम्प्लीमेंट करने का तरीका ये होता है, हम क्लास लिखते हैं, क्लास का हमारे पास एट्रीब्यूट होता है और उसकी वैल्यू होती है। तो मैं यहाँ पे जाके लिख देता हूँ क्लास फॉर एग्जांपल डेमो। अब ये क्लास मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ किसके अंदर, div 1 को मैंने नाम दे दिया और div 3 को ये नाम दे दिया, ठीक है। अब क्लास का ज़रा मतलब समझना, क्लास किस तरीके से यूज़ होती है। क्लास का यूज़ ये होता है कि फॉर एग्जांपल, क्योंकि डेमो जो है वो मेरे पास एक क्लास का नाम है और क्लास क्या है मेरे पास, सेलेक्टर है। तो सेलेक्टर हम क्यों टारगेट करते हैं, हम सेलेक्टर जब टारगेट करते हैं CSS के अंदर, जब हमें CSS अप्लाई करनी होती है, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे टारगेट किया आपके सामने, इसके अंदर मैंने लिस्ट को या एंकर को या जिस भी चीज़ को टारगेट किया, यहाँ पे डिव को टारगेट किया, तो अब ये तमाम चीज़ें कहाँ अप्लाई हो जाएंगी, ये तमाम चीज़ें आपके पास अप्लाई हो जाएंगी किसके अंदर, इस डिव के अंदर, इस पूरी की पूरी डिव के अंदर अप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। जो भी इसके अंदर लिखा हुआ सब के अंदर ये तमाम चीज़ें अप्लाई हो जाएंगी, ये जो मैंने यहाँ पे CSS की प्रॉपर्टीज़ दी हैं। तो इसी तरह अगर मैं यहाँ पे क्लास का नाम लिख देता हूँ, जैसे कि मैंने अभी डेमो नाम दिया ना, तो मैं यहाँ पे जाके डेमो दूंगा, तो जिस HTML के एलिमेंट को मैंने डेमो का नाम दिया है उसके अंदर ये तमाम प्रॉपर्टीज़ जाके अप्लाई हो जाएंगी CSS की। सिर्फ इतना फ़र्क है, आपने CSS का सिर्फ सेलेक्टर चेंज करना है। अब आपको टैग से टारगेट नहीं करना सेलेक्टर बना के, अब आप अगर क्लास के नाम से टारगेट करेंगे तो आप क्लास का सेलेक्टर बना लेंगे। जैसे आपने इसको क्लास दे दी कि भाई ये जो डिव है इसका नाम क्या है, क्लास डेमो। अब ये डेमो के नाम से आपने टारगेट किया CSS के अंदर, उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर दी, तो तमाम प्रॉपर्टीज़ कहाँ पे अप्लाई हो जाएंगी, डेमो के अंदर आके अप्लाई हो जाएंगी। इसी तरह अब क्योंकि डेमो के अंदर जो चेंजेस मैंने किए हैं वो ये वाली div 1 पे अप्लाई हो रहे हैं, इसी तरह आपके पास वही डेमो के चेंजेस आप div 3 पे भी अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप div 3 पे भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये div 1 div 2 div 3 नहीं होता, मैं सिंपल यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको आपकी जो है वो आसानी के लिए, आपको समझाने के लिए।
तो क्लास का सिलेक्टर क्या करता है, क्लास का सिलेक्टर मल्टीपल टाइम्स अप्लाई हो सकता है जहाँ पे आपको सेम चेंजेस चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल डेमो को जो चेंजेस है मुझे सब जगह चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जहाँ जहाँ मुझे चाहिए वहाँ जाके डेमो की क्लास का नेम कॉल करूँगा सिंपल, और जो CSS इस पर लगी होगी सारी CSS इस div के अंदर आ जाएगी। इसी तरह आपके पास एक होती है आईडी। आईडी आपको पता है आईडी का क्या कॉन्सेप्ट होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं क्लास का कॉन्सेप्ट रियल वर्ल्ड से दूं तो आपके पास एक क्लास होती है, जैसे कि आप एक क्लास में पढ़ते हो, आप पढ़ते हो फर्स्ट ईयर में या आप पढ़ते हो कंप्यूटर साइंस में, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस की क्लास जो होगी वो तमाम जो स्टूडेंट्स होंगे उस क्लास के अंदर वो सब कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे होंगे, है ना। ऐसा तो नहीं कि कंप्यूटर साइंस में बैठ के कोई उर्दू पढ़ रहा हो, या ऐसा नहीं है कि कोई कंप्यूटर साइंस में बैठ के पश्तो पढ़ रहा हो। ऐसा है क्या? नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि जो वो कंप्यूटर साइंस की क्लास में बैठा हो तो कंप्यूटर साइंस के तमाम कोर्सेज पढ़ेगा। इसी तरह एक स्टूडेंट बैठा हुआ है या 4-5 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं जो कि प्री इंजीनियरिंग की क्लास ले रहे हैं या इंजीनियरिंग की क्लास ले रहे हैं, तो वो तमाम लोग इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, जितने भी कोर्सेज हैं वो पढ़ेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट होता है सिंपल क्लास का, कि क्लास जो है मल्टीपल टाइम्स अप्लाई हो सकती है, मल्टीपल लोगों को रिप्रेजेंट कर सकती है, मल्टीपल डिव्स को रिप्रेजेंट कर सकती है, और मल्टीपल एलिमेंट्स को HTML के अंदर रिप्रेजेंट कर सकती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं आईडी की, तो आईडी क्या होता है, हर एक पर्सन की एक यूनिक आईडी होती है, ख़ास आईडी होती है, उसकी अलग आईडी होती है। ऐसा नहीं है कि एक पर्सन की और दूसरे पर्सन की आईडी आपस में मैच कर रही हो, ऐसा कभी भी नहीं होगा। अगर होगा तो ये हमारे नादरा का फॉल्ट है, ठीक है। तो जो हमारा आईडी का कॉन्सेप्ट होता है वो यही होता है कि वो स्पेसिफिक होती है हर एक पर्सन के लिए। तो इसी तरह आईडी का कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं HTML के अंदर किसी भी एलिमेंट को स्पेसिफिकली टारगेट करने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास 4 एलिमेंट्स हैं, चारों के अंदर मुझे क्या चाहिए, अलग अलग चेंजेस चाहिए। तो उनको अलग अलग चेंजेस अप्लाई करने के लिए मैं सबको अलग अलग आईडी से टारगेट करूँगा और उनके अंदर अलग अलग चेंजेस दूंगा, CSS की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करूँगा। तो वो मेरे पास, मैं उसके लिए क्या यूज़ करूँगा, मैं करूँगा आईडी का सिलेक्टर। और आईडी का सिलेक्टर लगाने के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे जाके लिख दूंगा आईडी इक्वल्स टू डबल कोट्स, और इसके अंदर मैं कोई वैल्यू लिख दूंगा, नाम लिख दूंगा आईडी का। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया CNIC, अभी मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ एज अ एग्जाम्पल। तो मैंने यहाँ पे CNIC की आईडी रख दी, इसकी आईडी इसकी क्लास रखी डेमो, उसकी क्लास रखी डेमो। मतलब डेमो पे जो चेंजेस होंगे दोनों डिव के अंदर अप्लाई होंगे। क्लास मल्टीपल टाइम्स कॉल हो सकती है, आईडी को मल्टीपल टाइम्स कॉल नहीं करते, बैड प्रैक्टिस में आता है। गुड प्रैक्टिस में ये आता है कि आईडी हमेशा हर एक एलिमेंट की स्पेसिफिक होगी, यूनिक होगी, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई? मुझे जल्दी से ओके करो, मैं आगे बढ़ूँ। देखो क्लास का कॉन्सेप्ट, ठीक है। हाँ, आईडी स्पेसिफिक अप्लाई होगी। आईडी हमेशा हर एक पर्सन की अलग होती है, ठीक है, हर एक पर्सन की अलग होती है। हाँ, तो आप आईडी स्पेसिफिकली टारगेट करवाओगे। क्लास का ही कॉन्सेप्ट है, जैसे जैसे मैं बात कर रहा हूँ डेमो की, ठीक है। तो डेमो के अंदर मैंने कुछ चेंजेस किए, कुछ मैंने CSS की प्रॉपर्टीज़ रखी हुई कि भाई टेक्स्ट का साइज़ बढ़ा दो और टेक्स्ट का कलर दे दो। ये 2 प्रॉपर्टीज़ मैंने डेमो की क्लास के अंदर डिफाइन की हैं, ठीक है, सिलेक्टर के अंदर। अब अगर मैं ये ही दोनों प्रॉपर्टीज़ तमाम 2-4 एलिमेंट्स में और चाहता हूँ, तो मैं उनको अलग से टारगेट नहीं करूँगा, मैं जाऊँगा उसको नाम दूंगा क्लास और डेमो लिख दूंगा वहाँ पे जाके, तो वही चेंजेस उनके अंदर आ जाएंगे। समझ में आ गई? चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं। हाँ हाँ हाँ। अभी तुम देखोगे तुम्हें और क्लियर हो जाएगा, मैं भी समझाता हूँ उसको, प्रैक्टिकल करेंगे ना, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो अच्छा, क्लास का प्रैक्टिकल करते हैं और चलते हैं अपने लेआउट पे। अब फॉर एग्जांपल, या बल्कि अभी एलिमेंट्स में इसकी बात कर लेते हैं यहाँ पे जाके। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बनाई एक डिव, और इस डिव को मैंने नाम दे दिया फॉर एग्जांपल, या एक काम करते हैं बल्कि इस डिव के अंदर एक पैराग्राफ डाल देते हैं, और इस पैराग्राफ के अंदर लॉरेम इप्सम का एक छोटा सा टेक्स्ट डाल देते हैं, कंट्रोल ऑल्टर Z करते हैं ताकि रैप टेक्स्ट हो जाएगी। इसी तरह एक दूसरे डिव बनाते हैं। अरे यार सजेशन इतनी लेट, हर एक चीज़ जो है ना इसमें बेकार चल रही है, मेरा लैपटॉप काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया। और यहाँ पे जाके इसके अंदर, अच्छा मैं हेडिंग में ना डिफ़ाइन कर रहा हूँ कि ये div 2 है,
और ये आपके पास div 1 है, ठीक है। इसी तरह एक div और बना लेते हैं और उसके अंदर हम यहाँ पे div 3 कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक काम करते हैं कि यहाँ पे जाके इसको हम एक क्लास देते हैं, जैसे कि मैंने डेमो नाम रखा था, बिल्कुल एज इट इज़ यहाँ पे डेमो नाम रख देते हैं। और यहाँ पे तीसरे div को भी यही डेमो का नाम दे देते हैं, ठीक है। और इसको एक आईडी दे देते हैं, फॉर एग्जांपल आईडी मैंने रख दी यहाँ पे, यहाँ पे मैंने आईडी रख दी क्या आईडी रखूँ, एग्जाम्पल रख देते हैं आईडी, ठीक है। और यहाँ पे आके इसको भी पैराग्राफ दे देते हैं कुछ, लॉरम यहाँ पे 10 लिख देते हैं, ज़्यादा हमें नहीं चाहिए। इसी तरह इसको भी पैराग्राफ हमने असाइन कर दिया। अब ये जो मुझे शो होंगे किस तरीके से होंगे यहाँ पे जाके मैंने रिफ़्रेश किया तो ये तुम्हारे पास कुछ चेंजेस तुम लोगों को नज़र आ रहे होंगे इस तरीके से। ऊपर वाला मैं हटा देता हूँ अभी, ऊपर वाले जो हमने चेंजेस किए थे, इस div को कोलैप्स करते हैं और इसको करते हैं कमेंट आउट। रिफ़्रेश किया, ये देखो एक div 1 आ गई, एक div 2 आ गई, एक div 3 आ गई, और इस div के अंदर ये आपका एक पैराग्राफ पड़ा हुआ है, इस div के अंदर आपका ये पैराग्राफ पड़ा हुआ है, इस हेडिंग से लेके इस div के अंदर इस हेडिंग से लेके पैराग्राफ पड़ा हुआ है। अब देखना, अब जब मैं डेमो को टारगेट करूंगा, मेरे पास क्लास कौन कौन सी बनी हुई है, एक क्लास मेरे पास बनी हुई है डेमो की, जो कि दोनों जगह यूज़ की हुई है मैंने दोनों div के अंदर, एक आईडी बनी हुई है एग्जाम्पल की। अब मैं यहाँ पे आके CSS के अंदर टारगेट करता हूँ अपने सिलेक्टर को, कौन से सिलेक्टर को, क्लास के। तो सबसे पहले स्टाइल का टैग लगाते हैं और उसके बाद हम लिखते हैं डेमो, क्योंकि सिलेक्टर क्या है हमारे पास, डेमो है। अब एक चीज़ जो आपके लिए समझने वाली है, यहाँ पे मैं लगाऊंगा डॉट। क्लास को एज अ सिलेक्टर जब भी टारगेट करोगे CSS के अंदर तो आप डॉट से लगाओगे हमेशा। जब भी आपने क्लास का नाम लिखना है तो आपने डॉट लगाना है, ये बात याद रखिएगा। अब उसके बाद यहाँ पे मुझे अप्लाई करनी है इसकी प्रॉपर्टी और वैल्यू। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि कलर डिफाइन करो इसका, इस div के अंदर जो कलर होगा वो क्या होगा, कलर का सजेशन बहुत मुश्किल से दे रहा है, और यहाँ पे जाके मैंने कलर ये दे दिया और बॉर्डर इसमें अप्लाई कर देते हैं। बॉर्डर चाहिए हमें कितना, अच्छा इसका बॉर्डर हम रख देते हैं 3px और यहाँ पे जाके हम लिख देते हैं रेड, ठीक है। अब ज़रा चेंजेस देखिएगा कहाँ कहाँ आएंगे, गौर से देखिएगा। कंट्रोल R किया, कहाँ कहाँ चेंजेस आए, div 1 के अंदर आए और div 2 के अंदर आए। क्यों आए, क्योंकि दोनों को कौन सी क्लास दी हुई है मैंने, डेमो वाली। ये देखें, डेमो इसको क्लास नाम दिया और डेमो नाम इसको दिया हुआ क्लास को, दोनों जगह एक ही क्लास को यूज़ किया हुआ। अगर मैं यहाँ से क्लास हटा दूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं इसका नाम रख देता हूँ डेमो 1 और रिफ्रेश करता हूँ जाके, तो ये देखें चेंजेस हट गया तो अब आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि जहाँ जहाँ मुझे क्लासेस के चेंजेस चाहिए वहाँ जाके मैं क्या कर सकता हूँ उस क्लास को यूज़ कर सकता हूँ। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे जाके डेमो को टारगेट करूँगा, आईडी को टारगेट करूँगा, आईडी का नाम क्या है, एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल को कंट्रोल C कर लेते हैं और यहाँ आके अब आईडी को यूज़ करना है और उस पर चेंजेस अप्लाई करना है। तो यहाँ जाके आईडी को कभी भी आप टारगेट करोगे तो आईडी को टारगेट करने के लिए आप यहाँ पे क्या लिखोगे, हैश लगाओगे और आईडी का नाम लिखोगे। क्लास का सिलेक्टर कॉल करना है तो डॉट लगा के करना है, आईडी का सिलेक्टर कॉल करना है तो हैश लगा के करना है। और यहाँ जाके अगर मैं इसको कलर डिफाइन करूँ, इसको कलर डिफाइन किया मैंने, फॉर एग्जांपल ये कलर डिफाइन कर दिया और इसी तरह इसको भी बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं। बॉर्डर इसमें अप्लाई किया हमने 3px सॉलिड और यहाँ पे जाके मैंने इसको ब्लू बॉर्डर दे देते हैं। तो यहाँ जाके मैंने F लिख दिया, रिफ्रेश किया तो ये देखें ये ब्लू बॉर्डर आ गया। आईडी ये डेमो वाली क्लास के चेंजेस हैं, यहाँ पे डेमो 1 दिया हुआ इसको नाम, तो ये चेंजेस हट गया। इसको जाके डेमो करेंगे वापस तो डेमो के चेंजेस यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आपके पास क्लासेस का और आईडी का कॉन्सेप्ट होता है। इसको मैंने स्पेसिफिकली टारगेट किया तो यहाँ पे मेरे पास मैंने इसको आईडी लगा दिया। अच्छा, आईडी को गुड प्रैक्टिस में होता है, मैंने आपको दोबारा बता रहा हूँ, आईडी गुड प्रैक्टिस में जब आती है जब आप आईडी को स्पेसिफिकली किसी एक
जो है एलिमेंट को टारगेट करने के लिए यूज़ करोगे। और क्लासेस आप मल्टीपल एलिमेंट्स के लिए यूज़ कर सकते हो सेम क्लास को। जैसे अगर मैं तीसरी चौथी डिव बनाऊंगा यहाँ पे, अगर मैं फोर्थ डिव बनाता हूँ तो उसको भी मैं डेमो से टारगेट कर सकता हूँ। तो मेरे पास ये डेमो से एक फोर्थ डिव बन के आ जाएगी। यहाँ पे जाके मैं इसको 4 लिख दूँ तो ये फोर्थ डिव आपके पास यहाँ पे बन के आ गई, ठीक है। और चेंजेस वही आ गया। अब अगर मैं जाके डेमो में कुछ भी चेंजेस करता हूँ तो वो सब पे अप्लाई होंगे। अगर मैं यहाँ पे जाके बोलता हूँ कि फॉन्ट साइज चेंज करो, फॉन्ट साइज 30 px कर दो, तो सबका फॉन्ट बढ़ गया जहाँ जहाँ डेमो मैंने अप्लाई किया था। और आईडी में चेंजेस करूँगा तो आईडी स्पेसिफिकली टारगेट होगी। अगर मैं इसको जाके कोई दूसरी आईडी दे दूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे जाके कहा कि एग्जाम्पल 1 के नाम से आईडी बना दो, तो अब इसमें से क्लासेस के चेंजेस हट जाएंगे। जो मैंने क्लास अप्लाई किया उसके चेंजेस हट गए, ये देखो लास्ट वाला। और इसके लिए मैं अलग से कुछ बना रहा हूँ, यहाँ पे जाके आईडी को टारगेट कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे जाके कहा सिंपल एग्जाम्पल, अब क्या हो जाएगा एग्जाम्पल 1। और यहाँ पे मैंने कुछ चेंजेस दिए, इसका कलर मैंने कुछ और कर दिया। ऑल्ट कंट्रोल स्पेस बार दबाते हैं सजेशन के लिए। कलर मैंने ये दे दिया और इसको मैंने दे दिया ग्रीन, तो यहाँ पे F और ग्रीन हो जाएगा ये। $R, अच्छा 1 मिनट, एग्जाम्पल 1 है ना, अच्छा जी, इसको मैंने आईडी नहीं लिखा था, चलो अब हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये देखें हमारे पास ये चेंजेस अप्लाई होगा। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था क्लासेस का और आईडी का। और इसके अलावा जो है हमारे पास नैव बार बना हुआ है यहाँ पे। अब हम अगर यहाँ पे जाके नीचे बनाएंगे किसको, बैनर सेक्शन को, तो वो किस तरीके से बनाएंगे वो हम अगली क्लास में देखेंगे। क्योंकि अभी आप क्लासेस की और आईडी के मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ मटेरियल दूंगा ताकि आप उससे फेमिलियर हो जाएं। उसके बाद फिर हम ये पूरा का पूरा जो काम होगा वो सिर्फ क्लासेस और आईडी से करेंगे और बाकी सिलेक्टर जब हम पढ़ेंगे तो उसको डिस्कस करेंगे।